ब्रेक से पहले जैसे शहबाज ने एक हिंट दिया कि क्या जो इम्पोर्टेड कार्स हैं या गाड़ियां हैं वो पाकिस्तान में महंगी होंगी, सस्ती होंगी, क्योंकि IMF का भी दबाव है और इस बजट में भी हमने ऐसी इंडिकेशंस देखी कि जो ड्यूटीज़ हैं, जो एक्स्ट्रा टैक्सेस जो इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर लगाए जाते हैं उसको कम करने की तरफ इशारा किया जा रहा है। और शायद बहुत से लोग जिन्हें इम्पोर्टेड गाड़ियाँ पसंद हैं वो इस उम्मीद पर थे कि गाड़ियाँ सस्ती होंगी, लेकिन इसके हवाले से अब कुछ क्लैरिटी आई है कि अगर ये गवर्नमेंट IMF के कहने के ऊपर ग्रेजुअली इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर ड्यूटीज़ कम करेगी, उसका दौरानिया भी बढ़ाएगी, तो दूसरे तरीके से शायद लगता नहीं है कि जो प्रपोजल्स मेरे सामने पड़े हुए हैं जिसको आप एक्सप्लेन भी करेंगे कि गाड़ी जो है वो किसी भी तरह से सस्ती होगी। एक तो जो बड़ा उसके अंदर, और वो तो बिल्कुल रीजनेबल है कि कोई भी जो एक्सीडेंटल गाड़ियां हैं उसकी जो इंपोर्ट है, डैमेज्ड गाड़ियां हैं, मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। और मेजॉरिटी वैसे हमारे यहाँ जो जिस तरीके से गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं, डैमेज्ड गाड़ियां ही आई थिंक मेजॉरिटी यहाँ पर इंपोर्ट की जाती हैं और सेफ्टी के भी कंसर्न्स होते हैं, और इस तरीके से उसको बैन करने की बात हो रही है। तो ओवरऑल इस वक्त क्या जो प्रपोजल या एक पिक्चर सामने आ रही है कि IMF के कहने के बावजूद क्या कोई रिलीफ मिलेगा उन लोगों को जो इंपोर्टेड गाड़ियां मंगवाना चाहते हैं? कामरान, इसी हफ्ते एक इजलास हुआ था मुश्तरका जिसमें जो सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए इंडस्ट्री है और फिर सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना, उन दोनों का एक मुश्तरका इजलास था। उसमें जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो असेंबलर्स हैं और फिर जो उनके जो पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बुलाया गया। कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग थे और बाकी वजारतें थी कंसर्न। तो ये दो चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पर सामने आ गई हैं। नंबर एक के जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं वो नियर फ्यूचर सस्ती नहीं होने जा रही, ये बात वाज़े हो गई है। आपको पता है बजट में हुकूमत ने 10% से लेकर 50% तक रेगुलेटरी ड्यूटीज थी उनके ऊपर कमी की। उसके एक इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट तो ये आना चाहिए था, गाड़ियां सस्ती हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसके साथ एक और जो IMF की शर्त थी और ये जो ड्यूटियां भी कम की गई थी, IMF का ही प्लान था, जो टैरिफ रैशनलाइजेशन का प्लान था कि जो इंपोर्टेड जो गुड्स है पाकिस्तान में उनके ऊपर ड्यूटियां कम की जाएं ताकि कंपटीशन को फ़रोग मिले। तो उसमें ये ड्यूटियां इनके ऊपर कम हुई। तो इसके साथ जो दूसरी शर्त ये थी कि जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, यूज्ड गाड़ियां हैं, वो पाकिस्तान में आज भी उसकी कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में आपको जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां, जो प्राइवेट छोटी गाड़ियां या बड़ी गाड़ियां, जो प्राइवेट कार्स हैं, फॉर्च्यूनर्स टाइप के हैं, जो SUVs हैं, वो आपको जो रोड के ऊपर नजर आ रही हैं वो जो स्कीम का मिस यूज करके मंगवाई जाती हैं, वो लीगल तरीके से नहीं मंगवाई जाती। इस वक्त जो पाकिस्तान में गाड़ी बाहर से आ सकती है वो किस तरीके आ सकती है? कोई आपने ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, आप जापान में रह रहे हैं, वापस आते हुए गाड़ी ले आए, आपको किसी दोस्त ने आपको गिफ्ट कर दिया। तीसरी ये होती है कि बैगेज में जो डिप्लोमेट्स हैं उनके जरिए गाड़ी आ जाती है। तो ये यहाँ पे आपको पता है पासपोर्ट बिकते रहे हैं बाजी में, तो जिसकी वजह से गाड़ियां इंपोर्ट होती रही। तो IMF ने कहा आप ये गलत कर रहे हो, आप कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो एक दो जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई, तो ये कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत है, दूसरा आपने 3 साल की लिमिट लगाई हुई है। 3 साल की लिमिट को खत्म करो, इसको फौरी तौर पर 5 साल तक की पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट की इजाजत और 2026 से विदाउट एनी लिमिट, एज लिमिट आप गाड़ी इंपोर्ट करने दे। तो फिर लोकल असेंबलर्स ने इस पर शोर डाला। तो फिर IMF का, हुकूमत का एक फिर जो इसमें जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि जो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग जो ड्यूटीज हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज, उसके ओवर एंड अबव 40% इजाफी ड्यूटियां लगने जा रही हैं अगले महीने से। जो सेकंड हैंड यूज गाड़ियां जो पाकिस्तान में आती हैं, और जैसी एज लिमिट 3 साल से 5 साल की इजाजत दी जाएगी, उसका 40% इजाफी ड्यूटियां लगा दी जाएगी। मकसद इसका ये कि इफेक्टिवली इट विल बी इम्पॉसिबल और इट विल बी हाईली एक्सपेंसिव टू इंपोर्ट दीज कार्स। तो एक तो ये चीज इसमें जो वाज़ेह, इसमें मेरे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि IMF भी इसके हवाले से ऑन बोर्ड है और उन्होंने कहा जी ठीक है आप लगा लें इस पे जो इजाफी ड्यूटियां हैं। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात हो रही है वो सिर्फ कागजों की हद तक होगी कि ठीक है जी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बट जाहिर है कि टैक्सेस और ड्यूटीज इतनी ज़्यादा होंगी कि क्यों लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। लेकिन उसमें दूसरा जाहिर है कि ये जो आपके लोकल असेंबलर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो कभी भी नहीं चाहते कि आप इंपोर्टेड गाड़ियाँ किसी भी तरीके से सस्ती हों, तो फिर लोग जो उनकी प्रोडक्ट को क्यों ख़रीदेंगे। तो इसके हवाले से उनके क्या कंसर्न्स हैं, क्योंकि वो भी ये कहते हैं कि अच्छा अगर आपने हमें इस तरीके से अलाउ करनी है कमर्शियल इंपोर्ट गाड़ियों की, तो फिर हमें यहाँ पे प्लांट लगाने की क्या ज़रूरत है? हम भी अपनी जो फिनिश प्रोडक्ट लेके आएंगे आराम से यहाँ पे बेच देंगे अपने कस्टमर्स को। देखिए जो सबसे ज्यादा अब्यूज किया ना पॉलिसीज का, वन ऑफ द सेक्टर जिसने सबसे ज्यादा अब्यूज किया वो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्वालिटी इंश्योर नहीं की, इनके पास मोनोपोली थी, नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ये लेके नहीं आए, उनकी अपनी इसमें जस्टिफिकेशन है कि हम क्यों नहीं कर सकते ये चीजें, उसके ऊपर भी बात करते हैं। बट एसेंशियली ये बात तो उस दिन हुई है, और ये बात जो इंडस मोटर्स है जो बड़ा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में गाड़ियों के असेंबल करने में, वो और जो पाक सुजुकी मोटर्स हैं जो दूसरी
कंपनी है, वो भी जापानीज कंपनी है, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे मौजूद थे, दोनों ने ये बात कही कि अगर ये जो ड्यूटी रिडक्शन का जो प्लान है 5 साल का, जिसमें रेगुलेटरी ड्यूटीज खत्म हो जाएंगी, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज खत्म हो जाएंगी, स्पेशल प्रोटेक्शन खत्म हो जाएंगे, जो एक स्टैंडर्ड जो कस्टम ड्यूटीज के रेट है वो रह जाएंगे, तो कहते हैं उसके बाद फिर हमारे लिए, और ये जो फिर उसके साथ ये इम्पोर्ट यूज कार इम्पोर्ट पॉलिसी है, उसके बाद उनके हमारे यहाँ पे गाड़ी बनाना जो है वो महंगा है, बजाय इसके कि हम जो गाड़ी बाहर से इंपोर्ट कर, वो भी जापानीज गाड़ियां जो पाकिस्तान में आ रही हैं, आपको पता है ऑलमोस्ट 90-95% जापानीज गाड़ियां यूज कार पाकिस्तान में आ रही हैं, तो हम वही गाड़ियां अपने शोरूम में लाके बेचेंगे तो हमें तो उसमें प्रॉफिट है, तो यहाँ पे नौकरियां पैदा नहीं होंगी। बट उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब नौकरियों की बात है, जो उनका दावा था कि गालबन टोटल को 25 लाख नौकरियां जो है इस पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर से पैदा होती हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने ये जब उनसे पूछा गया जी कि आपकी कितनी नौकरी, तो वो उनके पास कोई इतना कोई सेटिस्फैक्शन वाला कोई जवाब नहीं था। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, ये कंपनियां पाकिस्तान में 1980 से काम कर रही हैं, 3 बड़ी कंपनियां, तीनों जापानीज असेंबलर्स हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने जो एक इनको काम करना चाहिए था मुख्तलिफ पॉलिसीज के तहत, इन्होंने नहीं किया। इसके सेफ्टी के ऊपर भी कमेटी के अंदर काफी कंसर्न्स थे, तो उसके ऊपर जो अली असगर जमाली साहब उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने कहा जी ठीक है, हमारी गाड़ी में 2 एयर बैग्स होते हैं और इंपोर्टेड गाड़ी में गलबन 6 या 8 का उन्होंने कहा कि होते हैं, तो उन्होंने कहा जी ये एक इशू है, बाकी बकौल उनके कि जो क्वालिटी है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्वालिटी उन्होंने कहा जी हमारी गाड़ी की भी उतनी ही बेहतर है जितनी कोई जो इंटरनेशनल कोई किसी और कंट्री में जो गाड़ी वो असेंबल करते हैं या मैन्युफैक्चर होती है उसके हवाले से। बट एक चीज़ नाज़रीन जो हाईलाइट करने वाली है वो ये है कि जब उनसे प्राइस के हवाले से बात की कि आपकी गाड़ी की बहुत महंगी और क्वालिटी सस्ती है, तो उन्होंने जो वहाँ पे इंकिशाफ किया कि जो भी गाड़ी की कीमत होती है उसमें 30% से लेके 61% तक 61% तक हुकूमत के टैक्सेस जो हैं वो शामिल होते हैं। उन्होंने कहा जी कि आप गाड़ियां यूज जो गाड़ियां उनकी इंपोर्ट खोल भी दें, तो जब तक टैक्सेस होंगे तो गाड़ियां सस्ती नहीं होगी। जो उन्होंने वहां पे डिटेल शेयर की, जो छोटी गाड़ी है उसकी अगर कीमत कोई 33 लाख या 34 लाख रुपए के करीब है, स्मॉल कार, तो उसके अंदर जो हुकूमत के टैक्स है 30% है। कोई रफली 10 लाख रुपए हुकूमत इसमें टैक्स ले जाती है। जो इंडस मोटर्स की जो एक करोला कार है उनकी 1.6 या 1.8, उसके ऊपर जो टैक्सेशन है वो 44% तक है। अगर उसकी जो कीमत है वो 78 लाख रुपया है फैक्ट्री प्राइस, तो उसमें 34 लाख रुपया टैक्स है। और जो वीगो बड़ा मशहूर है और बड़ा खौफ भी आता है लोगों को, वीगो सर ये बात वहां पे अली असगर जमाली साहब ने भी कही कि वीगो की बड़ी बात होती है। वीगो गाड़ी जो है इसकी जो भी प्राइस है 1,88 लाख रुपया, उसमें 1,13 लाख रुपया उसमें टैक्स है। 1,88 लाख रुपए की गाड़ी और 1,13 लाख रुपया उसके ऊपर टैक्स है, जो कि 60% बनता है। और जो फॉर्च्यूनर कार जो बड़ी SUV है उसकी जो प्राइस है 2,44 लाख है और उसमें 1,46 लाख या 61% जो उसकी प्राइस है उसका ये बराबर टैक्स है। तो कामरान बदनाम तो खैर ये कंपनियां होती हैं और उसमें कुछ उनकी अपनी भी गलतियां हैं, बट जो बेनिफिशरी है वो यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान भी है, जो खामोशी से लग्जरी के नाम पे जो इतने ज्यादा वो जो है वो टैक्सेस जो यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये भी कहती है कि लोग टैक्स नहीं देखते। आप इमेजिन करें कि आई एम श्योर कि लेट्स अस्यूम कि उसमें मिक्स लोग होते हैं जो इस तरह की बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, ऐसे लोग भी होंगे जो कंप्लाई करते होंगे, अपना टैक्स पूरा अदा करते होंगे, लेकिन फिर भी वो चोर है, उनको इतना पीनलाइज किया जाता है। एक चीज बिफोर गोइंग टू द ब्रेक एक्सप्लेन कर दें कि जो पार्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आई कि दे विल बी द लूजर्स, क्योंकि अगर पुरानी गाड़ियां पाकिस्तान में आती हैं और अभी वो जो पार्ट्स बना के इन्हीं कंपनीज को बेचते हैं जो हमारे लोकल असेंबलर्स हैं, तो वो उन्होंने कहा जी हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमारी जो फैक्ट्रियां वो बंद हो जाएंगी। तो जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग केस उस मीटिंग में पेश किया ये जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स थे उनका केस था। तकरीबन 200 गालबन कितनी कंपनियां पाकिस्तान में जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो ये पार्ट्स बना रही हैं और उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा, सिर्फ असेंबलर्स की जो है वो बात कर रहे हैं। चलें यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि स्टेट बैंक ने बिलाकर ये इतराफ़ किया है कि यस वो ओपन मार्केट से जो डॉलर हैं वो उठाते रहे हैं अपने रिजर्व्स को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन क्या ये जो उनकी हिकमत अमली है जो IMF भी कहता है और जो स्टेट बैंक का कानून भी है कि जो मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, जो आपका रुपये और डॉलर का या जो एक्सचेंज रेट है, तो क्या ये उसके मुताबिक है ये जो पॉलिसी है कि ओपन मार्केट से डॉलर बाय करना? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।